Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about pedigree method of breeding. So watch this video till end. If you like this video, then please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. So first of all, I would like to introduce about what's the pedigree method. The pedigree method was first outlined by Love in 1927. In this method, individuals' plants are selected from F2 and subsequent generations. Their progenies are grown and a record of all the parent offspring's relationships is maintained. So, in the pedigree method, क्या होता है पेडिग्री मेथड में कि जो F2 और उसके आगे आने वाली सारी जनरेशन्स जो रहती हैं उनकी प्रोजेनिस को हम ग्रोन करते हैं और जो रिकॉर्ड रहते हैं सारे पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के रिलेशनशिप्स के उनको मेंटेन किया जाता है। मीन उनकी यील्ड, उनके कैरेक्टर, उनके सारी फिनोटाइपिक कैरेक्टर, जीनोटाइप्स को सारा कुछ जो भी डेटा रहता है उसको मेंटेन किया जाता है, सारे रिकॉर्ड्स को। मेनली इसमें क्या रहता है, पेरेंट्स का रिकॉर्ड। जो पेडिग्री का मतलब ही होता है कि इसमें पेरेंट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। और पेडिग्री मेथड को फर्स्टली किसने यूज़ किया था? लव ने किया था इन 1927। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन इज कंटिन्यूड टिल द प्रोजेनिस बिकम होमोजाइगस एंड दे शो नो सीग्रेगेशन। इसमें हम जब तक प्रोजेनिस होमोजाइगस नहीं हो जाती तब तक कंटिन्यूस सिलेक्शन करते रहते हैं और फिर उसके बाद वो सीग्रेगेशन शो नहीं करती हैं। Pedigree method. So in a pedigree method, a detailed record of the relationships between the selected plants and their progenies is maintained. Such a record is known as pedigree records or simply pedigree. तो इन जो मैं पहले बोल चुकी हूँ, पेडिग्री मेथड में क्या होता है, एक डिटेल्ड रिकॉर्ड रहता है जो सेलेक्टेड प्लांट्स रहते हैं उनका और उनकी प्रोजेनिस का, जो कि मेंटेन करते जा रहे हैं हम आगे की जनरेशन में, उनका डिटेल्ड रिकॉर्ड रखा जाता है और इस रिकॉर्ड को ही हम पेडिग्री रिकॉर्ड बोलते हैं और सिंपली पेडिग्री बोल सकते हैं। The pedigree is helpful in finding out if two individuals are related by descent, that is, have a common parent in their ancestry and therefore are likely to have some alleles in common. So, पेडिग्री हमें हेल्पफुल रहता है। किस सेंस में हेल्पफुल रहता है ये कि हम इससे पता लगा सकते हैं कि जो इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल प्लांट है, वो किसी टर्म्स में उसके एंसेस्टर या जो पूर्वज रहेंगे वो कॉमन होंगे, तो उनके कुछ एलिस कॉमन रहेंगे। तो इससे हमें पता चल जाता है कि उनका जो जीनोटाइपिक जो ट्रेट रहता है, जो हम इससे पता लगा सकते हैं। और एप्लीकेशंस ऑफ पेडिग्री मेथड. Pedigree method is the most commonly used method for selection from segregation generation of process of self-pollinated crops. This method is often used to correct some specific weaknesses of an established variety. This method is suitable for improving specific characteristics such as disease resistance, plant height, maturity time, yield, etc. तो जो पेडिग्री मेथड होता है वो मोस्ट कॉमनली क्यों यूज़ करते हैं हम? जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में हम क्या करते हैं, सीग्रेगेटिंग जनरेशन को उसमें सिलेक्शन करते जाते हैं। तो यूज़ तो हम एक्चुअली पेडिग्री मेथड कैन बी यूज्ड इन बोथ सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। सो एक्चुअली जो पेडिग्री मेथड रहता है उसको हम कुछ स्पेसिफिक जो प्लांट्स में या जो एक पॉपुलेशन में वीकनेसेस हुई कैसी कि, या फिर डिसीज़ रेजिस्टेंस हमें डेवलप करना है, जैसे कोई बहुत ससेप्टेबल प्लांट है किसी डिसीज़ के लिए, तो हमें उसको रेजिस्टेंस डेवलप करना है, तो हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि स्पेसिफिक कैरेक्टर को इम्प्रूव करना है, तो जैसे कि या तो प्लांट हाइट को हमें सेम लाना है या प्लांट हाइट को, और जैसे मैच्योरिटी टाइम हमें या तो अर्ली मैच्योर करना है, और या फिर यील्ड हमें ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए हम पेडिग्री मेथड्स यूज़ करते हैं। और इसमें ओलिगोजेनिक और पॉलीजेनिक दोनों ट्रेड्स के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। मेनली पेडिग्री में पॉलीगोजेनिक ट्रेट ज़्यादा मायने रखते हैं। अब प्रोसीजर फॉर पेडिग्री मेथड, इसमें क्या होता है
कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, इसमें फर्स्ट ईयर में क्या हुआ है कि जो पेरेंट्स लिए हैं हमने, सेलेक्टेड पेरेंट्स प्लांटेड इन अ क्रॉसिंग ब्लॉक एंड क्रॉसेज आर मेड। सो पेरेंट्स हैं जो अपने दो, उनका क्रॉस कराया। उसके बाद जो F1 जनरेशन आई उसमें 10 to 30 सीड्स को स्पेस प्लांट किया गया है। तो सीड्स को हार्वेस्ट कर लिया बल्क में, सारे इकट्ठे सीड्स हार्वेस्ट कर लिए गए हैं। फिर थर्ड ईयर में क्या हुआ है, 2000 to 10,000 प्लांट्स स्पेस प्लांटेड, देन 100 to 500 सुपीरियर प्लांट्स सेलेक्टेड। तो 2000 से 10,000 प्लांट्स को हमने पहले स्पेस प्लांट किया F2 जनरेशन में, और F2 जनरेशन और थर्ड ईयर है। तो F2 जनरेशन में क्या किया हमने, 2000 से 10,000 प्लांट्स को स्पेस प्लांट कर लिया गया है, उनको लगाया है एट स्पेसिफिक डिस्टेंस। देन फिर हमने क्या किया, 100 से 500 या 100 to 500 सुपीरियर प्लांट्स को सेलेक्ट कर लिया, उनमें से जो भी अच्छे प्लांट्स थे। फिर फोर्थ ईयर में क्या किया हमने, और F3 जनरेशन में जो इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस थी उनको स्पेस प्लांट किया गया, और फिर सुपीरियर प्लांट्स को सेलेक्ट कर लिया गया। उनमें से जो भी सारे हमने प्लांट लिए थे उसमें से सुपीरियर प्लांट्स तो थे ही वो, उनमें से भी हमने सुपीरियर प्रोजेनिस को सेलेक्ट कर लिया। फिर F4 जनरेशन में या फिफ्थ ईयर में क्या किया, जो हमने फर्स्ट और सेकंड ईयर में किया है वही सारा हम रिपीट करेंगे F4 जनरेशन में। हमने फर्स्ट और सेकंड में क्या किया है, सिंपली 10 to 30 सीड्स स्पेस प्लांट किए, बल्क में उनको हार्वेस्ट कर लिया। फिर हमने उसमें से 2 से 10,000 प्लांट्स को फिर स्पेस प्लांट किया, और फिर उसमें से 100 से 500 सुपीरियर प्लांट्स को सेलेक्ट कर लिया। तो यही चीज़ हमने कब F4 जनरेशन में रिपीट की। उसके बाद क्या हुआ, F5 जनरेशन में इंडिविजुअल प्लांट्स प्रोजेनी प्लांटेड इन मल्टी रो प्लॉट्स, सुपीरियर प्लांट सेलेक्टेड फ्रॉम सुपीरियर प्रोजेनिस। तो फिर क्या हुआ कि जो इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस थी उनको हमने मल्टी रो प्लॉट्स में, अलग अलग प्लॉट में हमने उनको डिवाइड करके वो प्लॉट करके प्लांट कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, सुपीरियर प्लांट्स को उसमें से सेलेक्ट कर लिए, जो सुपीरियर प्लांट थे उनमें से सुपीरियर प्रोजेनिस को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, F6 जनरेशन में जो हमने सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, हमने जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में यूज़ किया है कि फिर हमने उनको लगाया, फिर सेलेक्ट किया, फिर 100 से 500 सुपीरियर प्लांट्स को सेलेक्ट किया, यही सेम प्रोसीजर हमने सेवेंथ ईयर में किया। और यही सेम फिफ्थ और सेवेंथ ईयर में हमने ये सेम प्रोसीजर अपनाया F4 और F6 जनरेशन में। फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, अभी तो हमारा सिलेक्शन चलता जा रहा था, सुपीरियर प्रोजेनिस आती जा रही थी, हम उनमें से सेलेक्ट करते जा रहे थे। उसके बाद प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल कंडक्ट कराया जाएगा। प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल कंडक्ट कराएंगे, सो हमने यील्ड के लिए ट्रायल करवाया यहाँ पे सेवेंथ ईयर में और F6 जनरेशन में। तो सेम हम 8th जनरेशन में भी यील्ड ट्रायल करवाएंगे। उसके बाद हम क्वालिटी ट्रेड्स को भी इसमें हम देखेंगे कि क्वालिटी ट्रेड्स भी इसमें कैसे आ रहे हैं प्रोजेनीज में, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा F7 जनरेशन में और 8th ईयर में। देन 9 to 11th ईयर मीन 3 ईयर, 9, 10th, 11th। तो 3 साल में क्या होगा, कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल कराए जाएंगे और डिसीज़ एंड क्वालिटी टेस्ट किए जाएंगे। क्योंकि हमें बेस्ट प्रोजेनी चाहिए तो हम इसमें मैंने पहले ही बताया कि इसमें पॉलीजेनिक और ओलिगोजेनिक दोनों ट्रेड्स देखे जा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पहले हमने यील्ड ट्रायल कराए, उस टाइम हम पॉलीजेनिक ट्रेड्स देख रहे थे। अब यहाँ पे हमने क्वालिटी टेस्ट कराए, यहाँ डिसीज़ रेजिस्टेंस वगैरह सारे चेक किया जा रहा है। यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल एंड डिसीज़ एंड क्वालिटी टेस्ट किए जा रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे ओलिगोजेनिक ट्रेड्स भी देखे जा रहे हैं। तो 9 to 11th ईयर्स मीन 3 साल यहाँ पे ये भी फोकस किया गया। फिर 12th ईयर में और F11 जनरेशन में सीड इंक्रीजेज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन विगिन्स। इसका मतलब ये है कि फिर इन्होंने सीड को मल्टीप्लाई किया और इसको सीड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एट कमर्शियल लेवल। देन व्हाट्स द मेरिट ऑफ पेडिग्री मेथड? इट्स वेल सुटेड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ ईजिली identified and simply inherited characters. So
ये क्या है, बहुत ईज़िली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसा कि ये इम्प्रूव कर देता है, ये बहुत अच्छा मेथड होता है इम्प्रूव करने के लिए कोई भी जो प्रजानी रहती है और जो भी इनहेरिटेड कैरेक्टर रहते हैं उनको हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आइसोलेट कर सकते हैं। इट टेक्स लेस टाइम देन द बल्क मेथड टू डेवलप अ न्यू वेराइटी। एक्चुअली बल्क मेथड तो बहुत ईयर्स हम जो पहले के वीडियोस में पढ़ चुके हैं, बल्क मेथड बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, उसके कंपेयर में ये तो बहुत कम टाइम लेता है। Plants and progenies with visible defects and weaknesses are eliminated at an early stage in the breeding program. This saves resources and the time of breeders. इसमें क्या होता है कि जो विजुअली दिखाई देते हैं कि वीकनेसेस दिखाई दे रही है, मीन कि कोई डिफेक्टिव प्लांट्स है या कोई डिसीज़ के लिए ससेप्टेबल है या डिस्ट्रॉयड प्लांट है जो बिल्कुल सही नहीं मतलब विजिबल डिफेक्ट्स दिख रहे हैं उसमें, उसको हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे, उसको हटा दिया जाएगा अर्ली स्टेज पे ब्रीडिंग प्रोग्राम में। तो क्या होगा, उससे टाइम बचेगा रिसोर्सेज का, कि कैसे टाइम भी बच रहा है और ब्रीडर का टाइम अच्छा यूज़ हो जाएगा। और फिर डिमेरिट्स में क्या आएगा, maintenance of accurate pedigree records take a valuable time. Sometimes it may be a limiting factor in a large breeding program. The success of this method largely depend on the skill of the breeder. There is no opportunity for natural selection to influence the population. So यहाँ पे पेडिग्री रिकॉर्ड्स के डिमेरिट्स तो मेनली यही रहता है कि जो हमें जो पेडिग्री रिकॉर्ड्स रहते हैं एक्यूरेट हमें उनकी डेटा रखना पड़ता है, पेडिग्री रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं, तो उनको मेंटेन करने में ब्रीडर का बहुत वैल्यूएबल टाइम चला जाता है। और एक लार्ज ब्रीडिंग प्रोग्राम अगर हम कंडक्ट कर रहे हैं तो ये एक बहुत लिमिटिंग फैक्टर रहता है। और जो इसकी पेडिग्री मेथड रहता है, अगर ये हम चाहते हैं कि ये सक्सेस हो तो इसके लिए हमें एक बहुत स्किल्ड ब्रीडर की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और नेचुरल सिलेक्शन के लिए कोई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं रहती पॉपुलेशन में। सो दैट वाज द पेडिग्री मेथड।